दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे दोस्तों, वो है बिहार प्राप्त अध्यापक हिंदी क्लास। ठीक है, हिंदी की जो क्लासेस है इसमें हम बात कर रहे थे सामान्य हिंदी की। ठीक है, आज इसमें ये सेकेंड क्लास है, यानी दूसरा क्लास है। ठीक है, इसमें हम जो बात करने वाले हैं व्यंजन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे जो कनेक्टेड हो आपके फ्रेंड्स, कलीग्स या मित्र, उनके यहाँ आप हमारे वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे कि आज की टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यंजन की बात करेंगे। तो व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन की हम बात करें आपसे दोस्तों, तो व्यंजन वो होता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। कैसे भाई स्वर की सहायता से बोली जाती है? हमें तो नहीं पता है, आप बताओ। तो अब हम आपको बात बताएंगे दोस्तों। तो जैसे कि हमने दे रखा है उदाहरण के तौर पे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, जब हम इसका बात करेंगे दोस्तों स्वर की सहायता से व्यंजन का निर्माण, तो देखो यहाँ पे जो है दोस्तों आपका आधा क प्लस अ के निर्माण से क का निर्माण होता है। ठीक है, ये अ जो है ना अपना रोल अदा करता है क के साथ, तब जाके आप बोल पाते हैं क, ख, ग, घ, अंग या और जो भी है व्यंजन के जो वर्ण है उसको। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे हम आपसे बात करें इसमें, तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? तो 33 होती है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद क्या होते हैं? तो उच्चारण के दृष्टि से जो हम बात करें दोस्तों, तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और चौथा जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम आपसे बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की, फिर अंतस्थ, और तीसरा ऊष्म, और चौथा संयुक्त व्यंजन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। और आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो हम बात करने वाले हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की हम बात करें आपसे तो दोस्तों इसको कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है दोस्तों वो 25 होती है, यानी 25 होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है? वो होता है क से लेकर म तक। यहाँ पे लिख लीजिए आप, क से म तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये जो है दोस्तों वर्ण, ये जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनकी संख्या की हम बात करें तो 25 कैसे होते हैं? देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बचे 1 2 3 4 5, 5 बचे 25। अब क, ख, ग का जो होता है दोस्तों आपके वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है, और च, छ जो होता है वो तालु से बोला जाता है, और ट, ठ, ड, ढ जो होता है वो मूर्धा से बोला जाता है, और त, थ, द, ध, न जो है दंत से बोला जाता है, और प, फ, ब, भ, म जो है ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि क, ख, ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, यानी कि कंठ से किया जाता है, ओष्ठ से किया जाता है, या दंत से किया जाता है, या मूर्धन्य से। ये 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें से एक चूज करना रहेगा। ठीक है, तो आपको स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे हम आपसे बात करें इसमें, तो दूसरा हम इसमें बात करेंगे दोस्तों वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें हम आपसे, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है दोस्तों वो 4 होती है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन के अंदर वर्ण आते हैं? तो वो आपका आता है य,
र ल व, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें तीसरा, तो तीसरे पे हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। क्या होता है ऊष्म व्यंजन? तो इसकी परिभाषा की हम आपसे बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से निकलता हो, ठीक है, हवा यानी मुंह में जो है हवा के रगड़ खाने से जो वर्ण निकलता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है ऊष्म व्यंजन की? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों 4 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो वो आपका हो जाएगा स, तालव्य स, पेटकटी स, मूर्धन्य स और ह आता है, ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ें आपको समझ में आ गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे हम इसमें बात करेंगे आपसे, वो करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में, ठीक है। चलिए ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। चौथा हम इसमें बात करेंगे दोस्तों वो है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है दोस्तों ये दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से दोस्तों वर्ण आते हैं? तो आता है आपके छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। क्या क्या आता है? वो आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। और इनकी जो बात करें हम दोस्तों तो इन्होंने दे रखा है कि व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन। तो देखो यहाँ दो वर्णों से मिलकर बना है। जैसे कि हम छ की बात करें तो आधा क प्लस स से मिलकर छ बनता है, आधा त प्लस र से मिलकर त्र बनता है, आधा ज प्लस ज्ञ से मिलकर ज्ञ बनता है, ज्ञ से मिलकर ज्ञ बनता है, आधा स और प्लस र से मिलकर आपका स्र बनता है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा सकता है कि आधा क प्लस स से मिलके कौन से जो है वर्ण बनते हैं संयुक्त व्यंजन के, ठीक है। तो आप 6 पर ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। अब आगे हम इसमें बात करें तो श्वास वायु के आधार पर, ठीक है, श्वास यानी वायु के आधार पर वर्णों के जो है दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण जो होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो आपका है पहला अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण, ठीक है। इसको आगे हम इसमें ही चर्चा करेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक द प्रॉपर स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बात करेंगे हम आपसे दोस्तों वो है अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण की तो इसकी परिभाषा होती है दोस्तों कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से जो है कम मात्रा में बाहर निकले उसे हम अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, और लास्ट के जो है जैसे क वर्ग और च वर्ग, यानी इसे दोस्तों 1, 3, 5 से यानी 135 से तथा य, र, ल, व को अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। तो 135 का मतलब क्या हुआ? तो 135 की हम बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत जैसे कि है आपका पहला वर्ण में जैसे मान लीजिए कि क है, ठीक है, और दूसरा में आपका हो जाएगा ग और तीसरा में आपका हो जाएगा अंग, ठीक है। तो इसको हमने नोट कर रखा है 135 से ताकि आपको आसानी से याद हो सके, ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि अल्पप्राण में पहले कौन से वर्ण के जो है दोस्तों वर्ण आते हैं तो आपको 135 से जैसे कि क, ग और अंग याद रहेगा तो इसको अकॉर्डिंग आप अच्छे से इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा य, र, ल और व जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। दूसरा इसमें महाप्राण, ठीक है। तो महाप्राण की क्या होती है परिभाषा? तो होती है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलता है उसे हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उसके अलावा स, स और ह, ठीक है, महाप्राण है, ठीक है। और 24 का मतलब क्या हुआ? तो 24 की बात करें हम दोस्तों आपसे तो जैसे कि पहला वर्ग में अगर प्रत्येक वर्ग का मात्र जैसे क वर्ण की बात करते हैं इसमें 24 में कौन से क के बाद आपका आएगा क, ख, ग, घ,
और अंग है, ठीक है। अगर इसमें पूछे आपसे कि महाप्राण कौन सा है तो 24 पे ये आपका दूसरे पे आता है और ये चौथे पे, ठीक है। तो और अगर आपका पूछे इसमें अल्प प्राण क्या है तो इस चीज को आप डिलीट कर दें, ठीक है, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद से लिखिए 1 2 3 4 और 5। तो हमने क्या बता रखा है 1 3 और 5, ठीक है। 1 और 3 5 के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और 2 और 4 के जो वर्ण आते हैं वो आपके महाप्राण के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे इसमें हम आपसे बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप अपना कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।